नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का प्रतिभा क्लासेस बीकानेर के अंदर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं अनिल कुमार आप सभी का दिल खोल करके स्वागत करता हूं। आज हम अपने जो अध्याय नंबर 4 चल रहा था कृषि, उसका पार्ट नंबर 3 करने वाले हैं। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं बहुत ही धूमधाम से। और आपने उम्मीद करता हूं जो पिछले 2 वीडियो है उनको आपने देख लिया होगा। और ये एक बहुत ही आसान सा चैप्टर है, इसको आप अपने ध्यान से समझोगे तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा और आप इस चैप्टर के अंदर पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त कर लोगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो तक हमने देखा था कृषि के विभिन्न प्रकारों के बारे में और विभिन्न फसलों के बारे में, जैसे गेहूं, चावल, दालें, तिलहन आदि फसलों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे चाय से। चाय जो आपकी सबसे फेवरेट है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो चाय नहीं पीता होगा, क्योंकि आज के जमाने के अंदर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और पॉपुलर है तो वह है चाय। क्योंकि चाय के बगैर तो सुबह ही नहीं होती। दिन उगता है तो सबसे पहले क्या चाहिए? चाय। चाय मिल गया तो बस आनंद ही आनंद। तो स्टार्ट करते हैं चाय। इसकी क्या कुछ प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है, तो देखो। चाय एक रोपण कृषि का उदाहरण है। चाय कैसा उदाहरण है? रोपण कृषि का। हम देखेंगे कि भाई ये कृषि है, ये चाय किस प्रकार से उगाई जाती है। आपने कभी चाय के बीज देखे कि भाई चलो आज अपने क्या है कि ये वहां उगाए जाते हैं तो अपने घर पे भी ये बीज लगा ले और चाय उगा ले? नहीं ना, ऐसा तो कभी नहीं होता। क्योंकि इसके पौधे लगाए जाते हैं। पौधे को एक रोप कर एकत्रित एक बहुत बड़े भूभाग के अंदर और की जाती है। और इसकी सबसे विशेष बात यह है कि वहां पर पानी एकत्रित नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? पानी। यानी कि जो ऊंची जगह, जैसे अपने राजस्थान के अंदर, दक्षिण राजस्थान के अंदर दोरे जानते हो, उन दोरे जैसे इस जगह पर होते हैं ताकि वहां पर पानी एकत्रित न हो और बहता रहे। ठीक है, तो ये एक रोपण कृषि का उदाहरण है। ठीक है, और विश्व के अंदर भारत दूसरे स्थान पर। भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। तो पहला किसका है? पहला स्थान चाइना का। किसका है? चाइना का। तो नंबर 1 पर तो हो गया चीन और नंबर 2 पर क्या हो गया? भारत। ठीक है, भारतीय चाय का बड़ा ग्राहक कौन है? ब्रिटेन। कौन है? ब्रिटेन। जानते हो ब्रिटेन? अंग्रेज, वही ब्रिटेन है। तो भारतीय चाय जो सबसे ज्यादा कौन खरीद कर ले जाते हैं? अंग्रेज ले जाते हैं, ब्रिटेन। और भारत के अंदर चाय आई कहां से थी? ये भी एक विशेष बात है। ये भी अंग्रेज लेकर आए थे, ब्रिटेन से लेकर आए थे। कहां से लेकर आए थे? ब्रिटेन से लेकर। कौन लेकर आए थे? अंग्रेज लेकर आए थे। और अब भारतीय चाय सर्वाधिक उत्पादन कौन करते हैं? अंग्रेजी करते हैं। ठीक है, तो भारतीय चाय का सबसे बड़ा ग्राहक कौन हो गया? ब्रिटेन हो गया। ढलुआ क्षेत्र में उगाई जाती है। ये मैंने आपको बता दिया कि भी जो ढलान वाला क्षेत्र है, जैसे दक्षिण राजस्थान में दौरे होते हैं, तो ऐसा क्षेत्र है वहां पर ही उगाई जाती है, क्योंकि उनके पास पानी नहीं एकत्रित होना चाहिए। ठीक है, पाला रहित जलवायु होनी चाहिए। देखो, हर एक कृषि के ऊपर भूमि का, जलवायु का, वर्षा का अहम योगदान है। जलवायु यानी कि जो हवा वातावरण है वो कैसा होना चाहिए? पाला रहित होना चाहिए। पाला क्या होता है? जाड़ा जानते हो? पाला सर्दी, यानी कि वहां पर ज्यादा सर्दी नहीं होनी चाहिए। ये विशेष बात है। ठीक है, तो पाला रहित जलवायु होनी चाहिए। और श्रम गहन खेती है। चाहे कैसी है? ये भी एक श्रम गहन खेती है, क्योंकि इसके अंदर मेहनत मजदूरी बहुत ज्यादा लगती है। क्योंकि चाय को अपने घर तक पहुंचने के अंदर बहुत सारे किसान मजदूर फैक्ट्रियों के अंदर गुजरना पड़ता है, तब जाकर अपने घर पर चाय आती है। तो ये एक ऐसा काम है कि मतलब श्रम गहन काम ज्यादा होता है। आपने फिल्मों के अंदर देखा होगा कि वो चाय की पत्तियां चूंटती हैं, उस प्रकार से इसके अंदर थोड़ी लंबी प्रोसेस होती है। तो एक श्रम गहन खेती है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर काम बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, आगे देखो, उत्पादक राज्य। तो देखो, ये एक विशेष बात है कि चाय कौन से क्षेत्र के अंदर उत्पन्न होती है सर्वाधिक। तो हमें पता है कि ऐसा एरिया जहां पर पाला रहित होना चाहिए, कि सर्दी कम होनी चाहिए और ढलान वाला होना चाहिए क्षेत्र। ठीक है, ढलान वाला तो कोई बात नहीं, परंतु ये एक विशेष बात है, पाला रहित होना चाहिए। ठीक है, तो देखो कौन कौन से राज्य हो गए? असम हो गया, पश्चिम बंगाल में
दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों की चाय सबसे महत्वपूर्ण। कहाँ की? पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी की जिले की जो चाय है वो सबसे प्रसिद्ध है। सब जगह ये मतलब बहुत ही पॉपुलर चाय है यहाँ की, सबसे स्वादिष्ट। ऐसे सुबह उठते हैं ना, चाय पीने से बहुत तंदुरुस्ती आ जाती है। ये तो कहने की बात है, परंतु चाय इंसान को बहुत कम पीनी चाहिए, जितनी हो सके उतनी ही कम पीनी चाहिए, क्योंकि इससे एक बार के लिए एनर्जी मिलती है, परंतु ये एनर्जी ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकती। तो चाय से हो सके तो थोड़ा दूरी बनाए रखनी चाहिए। ठीक है, आगे देखो, तमिलनाडु और केरल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा आदि ये राज्य है यहाँ पर चाय का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो चाय का उत्पादन, चाय के बारे में हमने देख लिया। एक रोपण कृषि का उदाहरण है, इनको आप पेन डाउन कर लेना, लिख लेना अच्छी तरह से और इनको याद कर लेना। ठीक है, क्योंकि एक बार अगर आप छोटे छोटे नोट्स के रूप में शॉर्टकट लिख लेते हो, याद कर लेते हो, तो तब जब आप अपनी परीक्षा के अंदर बैठते हो तो आपको ऐसा लगे ना कि मेरे कुछ भी याद नहीं है, परंतु ये अगर पॉइंट आपको याद है ना तो आप पूरा का पूरा प्रश्न कर दोगे, क्योंकि आपने इस चीज को पढ़ा है, समझे। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट होते हैं, इनको आप याद कर लो। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ है, ये बात, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पीने वाला पदार्थ है। ठीक है, आगे देखो, कॉफी, क्या बात है। चाय के बाद अगर भारत में किसी का नाम आता है तो वो क्या है? कॉफी। और भारतीय कॉफी क्या है? विश्वविख्यात है। ये क्या है? पूरे विश्व भर के अंदर फेमस है भारत की जो कॉफी है ना वो। ठीक है, और आगे अरेबिका किस्म की कॉफी उगाई जाती है। भारत में किस प्रकार की किस्म की कॉफी उगाई जाती है आपको पूछ लिया जाए तो आप जवाब देखोगे कि अरेबिका नामक किस्म की खेती भारत के अंदर उगाई जाती है। ठीक है, और ये यमन से लाई गई है। ये जो कॉफी है अरेबिका नामक किस्म की, ये कहां से लाई गई है? यमन से लाई गई है। ठीक है, और जो भारतीय कॉफी है इसकी सर्वाधिक मांग है। इसकी क्या है? सर्वाधिक मांग है और विश्व विख्यात भारत की कॉफी है। भारत के अंदर ही फेमस नहीं है, ये विश्व के अंदर भी बहुत ज्यादा मांग है इस कॉफी की। आप मत समझ लेना कि चाय और कॉफी हम भी ज्यादा पीते हैं, ये तो विश्व भर के अंदर मांग है इन चीजों की। ठीक है, देखो इस कॉफी की शुरुआत कहां से होती है? भारत के अंदर ये कॉफी कहां की शुरुआत कहां से हुई थी? बाबा बुदन की पहाड़ियों से हुई थी। कहां से हुई थी? बाबा बुदन की पहाड़ियों से कॉफी की भारत के अंदर शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसकी खेती कहां पर की जाती है? नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के अंदर कॉफी की खेती की जाती है। कहां पर की जाती है? नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के अंदर किसकी खेती की जाती है? कॉफी की खेती की जाती है। ठीक है, आगे देखो, हमने चाय के बारे में देख लिया, कॉफी के बारे में देख लिया, चाय और कॉफी जो अपने इंटरेस्टिंग है। अब देखेंगे बागवानी फसलें। बागवानी फसलें, बागवानी फसलें कौन सी होती है? फल और सब्जी जितनी भी प्रकार की हैं सब बागवानी फसलों के अंदर आएंगी। ठीक है, जैसे मान लो कि मान के लो जितनी भी प्रकार की सब्जियां हैं और जितने प्रकार के फल फ्रूट है सब किसके अंदर आएंगे? बागवानी फसलों के अंदर आएंगे। ठीक है, इसके अंदर हमें कौन सी चीज कहां की प्रसिद्ध है ये चीज थोड़ी सी हमारे ध्यान में होनी जरूरी है, क्योंकि कभी कभी पूछ लेते हैं एक दो नंबर में, या फिर हम इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछा और उसको हम नोट्स के रूप में अच्छी तरह से व्याख्या करना चाहिए तो ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आम कहां की प्रसिद्ध है। फेवरेट है ना आपके आम, तो आम कहां की प्रसिद्ध है? देखो, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के आम सर्वाधिक प्रसिद्ध है। कहां कहां के हैं? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, यहाँ के आम सर्वाधिक फेमस है। ठीक है, अब हम देखेंगे संतरे। संतरे कहाँ के फेमस है? नागपुर, चेरापूंजी। कहाँ के? नागपुर और चेरापूंजी के। ये कहाँ पर पड़ता है स्थान? ये मेघालय के अंदर पड़ता है। तो हमने देख लिया संतरे कहाँ के प्रसिद्ध है, नागपुर और चेरापूंजी। ठीक है, अब आगे देखते हैं केले। केले कहाँ के प्रसिद्ध है? केले केरल,
मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, यहाँ की क्या है केले भारतवर्ष के अंदर प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाए कि केले कौन से राज्य के प्रसिद्ध है, तो आप जवाब दोगे कि केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के केले पूरे भारतवर्ष के अंदर प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे लीची, ये कहाँ की प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश और बिहार। कहाँ की प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश और बिहार। लीची कहाँ की प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश और बिहार। ठीक है, आगे है अनानास। अनानास कहाँ के प्रसिद्ध है? मेघालय की। कहाँ के प्रसिद्ध है? मेघालय की। ठीक है, आगे है अंगूर। अंगूर कहाँ के प्रसिद्ध है? अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र की प्रसिद्ध है। कहाँ के प्रसिद्ध है? अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के क्या प्रसिद्ध है? अंगूर प्रसिद्ध है। सेब या फिर सेब, ये कहाँ के प्रसिद्ध है भाई? देखो, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के क्या प्रसिद्ध है? सेब प्रसिद्ध है। कहाँ के? हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के क्या प्रसिद्ध है? सेब प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे देखो नोट। नोट के अंदर क्या दिए है? भारत का मटर, फूल गोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैंगन, आलू उत्पादन में प्रमुख स्थान है। यानी कि भारत देश का जो मटर, फूल गोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैंगन, आलू आदि का भारत के अंदर महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, भारत के अंदर नहीं, विश्व के अंदर। ठीक है, विश्व के अंदर भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, आगे देखते हैं नाशपाती, खुबानी और अखरोट की विश्व भर के अंदर बहुत मांग है। किसकी मांग है? नाशपाती, खुबानी और अखरोट की पूरे विश्व भर में बहुत ज्यादा मांग है। तो हमने देख लिया चाय, ठीक है, और कॉफी और जो अपने बागानी फसलें हैं इनके बारे में। अब तक हमने देखा जितनी भी महत्वपूर्ण खाद्य फसलें थी उनके बारे में एक एक के ऊपर हमने डिटेल से चर्चा की। अब देखेंगे हम जो अखाद्य फसलें हैं उनके बारे में। तो देखते हैं अखाद्य फसल। नंबर 1 पर है रबड़। देखो, खाद्य और अखाद्य में तो फर्क तो आप जानते हो। खाद्य यानी कि जो हम खाने के रूप में काम लेते हैं, अखाद्य जो हम खाने के रूप में काम नहीं लेते, किसी कच्चा माल उद्योग के रूप में ही हम काम लेते हैं। ठीक है, जैसे रबड़ है, रबड़ को आप खाने में काम लेते नहीं, इसे टोप, टायर आदि के रूप में प्रयोग लिया जाता है। ठीक है, ये भूमध्य क्षेत्र की फसल है। ये किस क्षेत्र की फसल है? भूमध्य क्षेत्र की। मैंने आपको बताया था कि भूमध्य रेखा है उसके आसपास के अंदर इस रबड़ की खेती की जाती है, परंतु एक कोई विशेष परिस्थितियों में इसको उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाया जा सकता है। देखो, उष्ण और उपोष्ण मैंने बताया था आपको कि जो भूमध्य रेखा है और जो कर्क रेखा है उसके बीच का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? उष्ण, और जो कर्क रेखा से ऊपर वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? उपोष्ण। ठीक है, तो विशेष परिस्थितियों में रबड़ की खेती इन क्षेत्रों के अंदर भी की जा सकती है। ठीक है, आगे देखो, इस रबड़ की खेती को करने के लिए कम से कम 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए। 200 सेंटीमीटर यानी कि बहुत ज्यादा वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, और 250 यानी कि 250 सेल्सियस से अधिक तापमान होना चाहिए। धूप भी सर्वाधिक होनी चाहिए, तब जाकर इसकी खेती हम कर सकते हैं। ठीक है, और नम व आर्द्र जलवायु यानी कि जलवायु जो हवा है वो कैसी होनी चाहिए? एकदम ठंडी ठंडी होनी चाहिए, शीत लहरें चलनी चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर 200 सेंटीमीटर वर्षा चलेगी तो 200 सेंटीमीटर वर्षा होगी तो आपको पता है कि वहाँ आर्द्र जलवायु तो अपने आप हो जाएगी, यानी कि जो ठंडी हो जाएगी। ठीक है, और 250 सेल्सियस यानी कि अधिक तापमान भी उसको चाहिए रबड़ को उत्पन्न करने के लिए। ठीक है, आगे है उत्पादक राज्य, वो राज्य जहां पर भारत के अंदर संभव है कि हम रबड़ की खेती कर सकते हैं। कौन कौन से हैं? जैसे मान लो केरल, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय के अंदर जो गारो खासियों की पहाड़ियां है ना, वहां पर इसे उगाया जा सकता है या फिर जाता है।
ठीक है। तो आपको वो ध्यान में रखना है कि रबड़ एक भूमध्य क्षेत्र की फसल है, परंतु इसे विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्र के अंदर भी उगाया जा सकता है। 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है और 250 सेल्सियस से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। नम व आर्द्र जलवायु होनी चाहिए। और उत्पादक राज्यों के अंदर हमने देख लिया केरल, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर होते हैं। और मेघालय की जो गौरव खास जयंती है वो पहाड़ियां है ना, वहां पर भी इसकी खेती की जाती है। ठीक है। ये एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। ये कैसा माल है? कच्चा माल है जो उद्योगों के अंदर काम में लिया जाता है। कहां पर काम लिया जाता है? उद्योगों में काम लिया जाता है। ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कि रेशेदार फसलें, यानी कि वो फसलें जो हम किस रूप में काम लेते हैं? वस्त्र बनाने के रूप में। ठीक है। यानी कि जो अपने पहनने के जो कपड़े हैं उनको बनाने के रूप में काम लेते हैं, उनको रेशेदार फसलें कहा जाते हैं। रेशेदार फसलों के अंदर क्या कौन कौन सी फसलें आती है? कपास, जूट, सन, रेशम आदि ये जो फसलें हैं ये रेशेदार फसलों के अंदर आती है। ठीक है। तो नंबर 1 पर हम देखेंगे कि कपास। ठीक। कपास मूल स्थान क्या है इसका? भारत। मूल स्थान क्या है? भारत। ठीक है। यानी कि जो कपास है वो कहां से स्टार्ट हुई थी? भारत से ही स्टार्ट हुई थी। ठीक है। और उपयोग, कपास के क्या उपयोग है? सूती कपड़ा उद्योग में कपास एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। यानी कि जो सूती कपड़ा बनता है, जो फैक्ट्रियां होती है सूती कपड़ा की, वहां पर ये कच्चा माल के रूप में प्रयोग लिया जाता है। यानी कि सूती वस्त्र पहनते हैं हम, वो किससे बनते हैं? कपास से बनते हैं। ठीक है। और विश्व के अंदर चीन नंबर 1 पर है कपास उत्पादन के, और 2 नंबर पर कौन है? भारत अपना कितने नंबर पर है? 2 नंबर पर भारत है। ठीक है। ये जो आंकड़ा है अपनी बुक के अंदर 2017 के अकॉर्डिंग जो भी ये आंकड़े दिए हुए वो सारे आंकड़े हैं। ठीक है। यानी कि कब फर्स्ट था कब नहीं है। ठीक है। 2017 के अकॉर्डिंग चीन फर्स्ट था और वर्तमान 2017 के अंदर भारत सेकेंड स्थान पर था। ठीक है। काली मिट्टी होनी चाहिए। मिट्टी कैसी होनी चाहिए? काली मिट्टी होनी चाहिए। कैसे? कपास कैसे? काली, याद रख लेना। कपास के लिए कैसी मृदा होनी चाहिए? काली मृदा होनी चाहिए। ठीक है। और उच्च तापमान होना चाहिए, यानी कि धूप भी अच्छी होनी चाहिए, यानी कि अधिक तावड़ो मारवाड़ी भाषा बोला है तावड़ो जो अधिक होना चाहिए। ठीक है। वह हल्की सिंचाई होनी चाहिए। देखो, हल्की सिंचाई का मतलब है कि जो भाई अपने फंवारवादी से देते हैं ना, वो थोड़ी थोड़ी वर्षा उस प्रकार से देनी चाहिए, या फिर जहां पर कम वर्षा होती है वहां पर ऐसी। ठीक है। तो देखो, पकने में 6 से 8 माह लगते हैं। इसको पकने में कम से कम कितना टाइम लग जाता है? 6 महीने से लेकर 8 महीने तक इसमें टाइम लग जाता है। ठीक है। और उत्पादक राज्य कौन से? कौन कौन से राज्यों के अंदर कपास की खेती की जाती है? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सॉरी अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है। तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, ये सारे क्षेत्र हैं जहां पर किसकी खेती की जाती है? कपास की खेती की जाती है। ठीक है। तो हमने देख लिया रबड़ की खेती, ठीक है, और कपास की खेती। ठीक है। और अब हम देखेंगे नेक्स्ट जूट की खेती। जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुनहरा रेशा। अगर आपको 1 नंबर का सीधा प्रश्न पूछ लिया जाए कि सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है, तो आप उत्तर दोगे जूट को। ठीक है। इसको उत्पन्न करने के लिए उच्च तापमान होना चाहिए, यानी कि तापमान अधिक होना चाहिए। ठीक है। बाढ़ के मैदानों में जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में उगाया जाता है, यानी कि इसको उगाने के लिए उपजाऊ हर बार एक नई मृदा की आवश्यकता होती है। वो कहां पर संभव है? बाढ़ वाले इलाकों, क्योंकि जैसे बाढ़ आया नई मृदा आ गई बाढ़ के साथ, तो ऐसे क्षेत्रों के अंदर किसकी खेती की जाती है? जूट की खेती की जाती है। ठीक है। देखो आगे इसका जूट का उपयोग क्या है? उपयोग इसका बोरियां बनाने में, चटाई बनाने में, रस्सी बनाने में, तंतु बनाने में, धागे आदि के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। बोरियां, चटाई, रस्सी, तंतु, धागे आदि में किसका उपयोग किया जाता है? जूट का उपयोग किया जाता है। ठीक है। उत्पादक राज्य कौन से? पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, ओडिशा, मेघालय, ये इसके उत्पादक महत्वपूर्ण राज्य हैं। ठीक है। जूट
जूट अपने को देखने को लिए इतनी मतलब कम क्यों मिलती है? क्योंकि इसकी थोड़ी सी महंगाई ज़्यादा है, और जो यही रूप में जो हमें चाहिए वो ये धागे जो नायलॉन या अन्य प्रकार के जो रेशो है उनसे हमें प्राप्त हो जाती है, इसलिए ये थोड़ा सा महंगा ज़्यादा है। ठीक है, अब आगे देखो रेशम। रेशम रेशम भी किस काम में लिया जाता है? कपड़े बनाने में। ठीक है, और ये किस प्रकार से उत्पन्न किया जाता है? ये रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। क्या पाले जाते हैं? कीड़ों, यानी कि जिको मतलब एक कीड़ा हुआ नहीं जानो कीड़ा बने मतलब बहुत ज्यादा कीड़ा हुआ बे जगह धीरे धीरे जाल बना और बंग जाल ने फिर आपा के करा कि भाई उद्योग के अंदर जा और उपयोग में लेवा कि भाई रेशम बनाने के रूप में काम लेवा। तो आपको ध्यान रखना रेशम उत्पादन किस प्रकार से किया जाता है, यानी कि रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने देख लिया रबड़ के बारे में और कपास के बारे में, रेशम के बारे में, जूट के बारे में। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो बचा हुआ अध्याय है उसके अंदर हम कवर करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ पिछले दोनों वीडियो आपने देख लिए होंगे और आपको ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे, तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें मोटिव मिले, हम अच्छा सा अच्छा कंटेंट आपको देने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत।